किसान भाई, अभी आपके प्रक्षेत्र पर तो जो हम दिसंबर माह में जो बैगन की खेती जो किसान भाई किए हैं उनको मैं आगाह कर देना चाहता हूं। उनके प्रक्षेत्र पर अभी फूल उनके फसल पर आ रहे होंगे और कहीं कहीं फल भी लगना शुरू हो गया होगा या लगने वाले होंगे। और इस अवधि में, इस अवस्था में जो बैगन के प्रक्षेत्र हैं या बैगन वाले प्रक्षेत्र हैं उसमें जीवाणु जनित रोग जो बैक्टीरियल विल्ट के नाम से जाना जाता है उसको सीडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु ग्रसित करता है। इसका लक्षण किसान भाई आप यह जान लें, यदि आज आप शाम को किसी पौध को स्वस्थ देखते हैं और कल सुबह प्रक्षेत्र जाते हैं या खेत जाते हैं तो उसी पौध को डलनेस या मुरझाया हुआ या सुस्त अवस्था में या सूखा हुआ आपको फिर दूसरे दिन जाएंगे तो उस प्रभावित पौधे के आसपास कई पौधे आपको सूखा हुआ, झुलसा हुआ ये नजर आएगा। और यह आप धीरे धीरे देखेंगे कि उस जगह पर पैच में, समूह में कई पौधे आपके प्रभावित हो जाते हैं जो पूरा सूख जाता है या मुरझा जाता है। जब आप उसको उखाड़ते हैं तो वहां उसका जड़ आसानी से खेत से पुल आउट या माने उखड़ जाता है। इस तरह का लक्षण यदि आप देखते हैं खेत में तो आप निश्चित रूप से आप समझ लें कि आपका फसल सीडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु से ग्रसित हो गया। इसके लिए किसान भाई इससे बचने के लिए आप एक चीज ध्यान में रखें, प्रभावित पौध को मिट्टी सहित खेत से हटा लें और खेत के बाहर या आग के हवाले कर दें या फिर मिट्टी में गाड़ दें उसको। तत्पश्चात किसान भाई आपको यह करना है कि स्टेप्टोसाइक्लिन इसका 250 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप फसल के ऊपर और फसल के पास, जड़ के पास मिट्टी में उसको आप उपचारित करें या इस्तेमाल कर दें। और कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इस 250 मिलीग्राम में 1 ग्राम बेविस्टिन भी मिला देते हैं तो सीडोमोनास सोलेनेसियरम नियंत्रण में होता है। उसके बाद आप देखें कि ट्राइकोडर्मा विरिडी इसका 1 किलोग्राम का पाउडर जो बाजार में उपलब्ध है, मॉनिटर नाम से या कई नाम से जाना जाता आता है बाजार में, उसका 1 किलोग्राम पाउडर को आप मल्टीप्लाई कर लें। करीब 20 से 25 केजी या 40 केजी सड़े हुए गोबर में छां में रखकर उसको मल्टीप्लाई कर लें। 15 से 20 दिन में वह ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 एकड़ पर क्षेत्र में आप छिड़क कर जोत दें। तत्पश्चात ट्राइकोडर्मा का उपस्थिति मिट्टी में हो जाएगा और ट्राइकोडर्मा बैक्टीरियल कॉलोनी को बढ़ने नहीं देता है, उसको रोक के रखता है। उससे और एक चीज होगा, जो बैक्टीरिया का वाहक है निमेटोड, यदि नीम की खल्ली, करंज की खल्ली या कोई और वायल केक है, जो तेलहन वाली जो केक है, खल्ली है, उसको आप खेत में इस्तेमाल करते हैं, उसका भी 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यदि देते हैं तो निमेटोड कंट्रोल होता है। एक सुझाव देंगे कि प्रभावित फसल पर बैगन आप न लें या टमाटर न लें, जो इस रोग जो फसल को प्रभावित करता है ऐसा फसल आप नहीं लें। और उसके बाद आप क्रॉप रोटेशन अपनाएं, फसल चक्र अपनाएं और इससे आपका बैक्टीरिया का ट्रांसपोर्टेशन का काम निमेटोड नहीं कर पाता है और आपका अधिक उत्पादन होगा, फल गुणवत्ता युक्त होगा, बाजार में आप अधिक उसे आय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जायद मौसम में उगाई जाने वाली दलहन वर्गीय फसलों के अंतर्गत यदि उड़द की बात की जाए तो इसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो जिन किसान भाइयों ने अगेती उड़द की बुवाई की होगी उनकी फसल इस समय 25 से 30 दिन की वृद्धि विकास की अवस्था पर होगी। तो इस फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए इसमें शस्य क्रिया प्रबंधनों पर ध्यान देना होगा, जैसे खरपतवार नियंत्रण तथा समय समय पर सिंचाई एवं फसल सुरक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
यदि किसान भाई इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपके खेत में पौधों का सूख जाना तथा कम वृद्धि विकास एवं खरपतवारों की अधिकता के कारण कीट एवं रोगों के प्रकोप के रूप में सामने आएगा, जिसके फलस्वरूप फलियां कम तथा छोटी लगेंगी और अंततः ऐसी फसल से किसान भाइयों आपको कम उपज से ही संतोष करना पड़ेगा। अतः किसान भाइयों 25 से 30 दिन की उड़द की फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को तथा किस प्रकार से किया जाए जिससे फसल की अच्छी गुणवत्ता युक्त के साथ अधिक से अधिक उपज मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जायद उड़द की खेती हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने अगेती फसल के रूप में की होगी। उनकी फसल इस समय 25 से 30 दिनों की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें सस्य क्रिया प्रबंधनों को इस समय करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खरपतवार प्रबंधन पर। तो उड़द की फसल में प्रथम निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से 25 से 30 दिन पर व दूसरी निराई गुड़ाई 45 दिनों पर करनी चाहिए, जिससे खरपतवार नष्ट होने के साथ भूमि में वायु का संचार अच्छा हो जाता है, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। किसान भाइयों, इसके बाद अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। तो उड़द की फसल में प्रथम सिंचाई 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए और हल्की सिंचाई करें। इसके बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पुष्पन अवस्था पर सिंचाई न करें तथा फलियां बनते समय खेत में नमी बनाए रखें। अब तीसरी बात आती है खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। चूँकि उड़द की फसल में 15 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा खेत की तैयारी के समय प्रयोग कर देते हैं। किसान भाइयों, आज के समय में कोई भी फसल रोग एवं कीट से अछूती नहीं है। यदि उड़द की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीटों की बात करें तो इसमें पीला मोज़ेक रोग, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पीली पड़कर गिरने लगती है, और इस रोग का प्रसार विषाणु मक्खी द्वारा होता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए समय से बुआई करनी चाहिए। पीला चित्रवर्ण मोज़ेक अवरोधी प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए। मोज़ेक प्रकोपित पौधे दिखते ही सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। 5 से 10 प्रौढ़ मक्खी प्रति पौध की दर से दिखाई पड़ने पर मिथाइल और डिमेटान 25 ईसी या डाइमिथोएट 30 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कीटों की यदि बात करें तो वह है थ्रिप्स। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों एवं फूलों से रस चूसते हैं। भारी प्रकोप होने पर पत्तियों से रस चूसने के कारण वे मुड़ जाती हैं तथा फूल गिर जाते हैं, जिससे उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल और डिमेटान 25 ईसी 1 लीटर या डाइमिथोएट 30 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगला कीट है हरा फुदका। इस कीट के प्रौढ़ एवं शिशु दोनों पत्तियों से रस चूसकर उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल और डिमेटान 25 ईसी 1 लीटर या डाइमिथोएट 30 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगला प्रमुख कीट है वह है फली बेधक, जिसका प्रकोप फलियां बनते समय होता है। इस कीट से फसल को काफी हानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए क्यूनॉल फास्ट 25 ईसी 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार उड़द की फसल में इन सस्य क्रियाओं को अपनाते हैं तो आप आशातीत उपज प्राप्त कर लेंगे। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है।
किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि के साथ साथ कृषि आधारित सह व्यवसायों का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमारे प्रगतिशील किसान भाई इन सह व्यवसायों को कुशलता पूर्वक अपना भी रहे हैं। परंतु कुछ किसान भाई इन सह व्यवसायों को अपना तो लेते हैं, परंतु उनको तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के कारण उचित लाभ नहीं मिल पाता है। जी हां किसान भाइयों, इसी के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय है रेशम उत्पादन हेतु आहार प्रबंधन। वस्तुतः आप सभी किसान भाई यह जानते हैं कि इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने हेतु आहार के लिए मुख्यतः शहतूत के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन कीटों के संपूर्ण जीवन चक्र को पूरा करने हेतु कीटों के अवस्था के अनुसार पत्तियों का समय समय पर प्रयोग करना होता है और विभिन्न अवस्था के अनुरूप कितनी मात्रा में पत्तियों का प्रयोग किया जाए जिससे अधिक रेशम का उत्पादन मिल सके। इस हेतु संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। चाकी रेशम कीट पालन केंद्रों से रेशम कीट प्राप्त करने के बाद आपको तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था, केवल 3 अवस्थाओं में अपना कीट पालन अपने घर पर करना होता है। तो जब आप हमारे यहाँ से चाकी केंद्रों से रेशम कीट ले जाते हैं, तृतीय अवस्था में शहतूत पत्ती पेड़ से कैसी तोड़ी जाए और फिर उस पत्ती को कितनी साइज में काट करके कीटों को दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों को हम यह बताना चाहेंगे कि रेशम कीट के लिए पत्ती ऊपर टहनी की प्रथम 4 पत्तियों को ही तोड़ करके घर में ले जाएं। उनका रखरखाव कायदे से किया जाना चाहिए। उन पत्तियों की नमी न सूखने पाए और उसको इस तरह से गीले टाट में ले जाकर के घर में रखना चाहिए। अब इस पत्तियों को किस तरह से काटा जाए, तृतीय अवस्था में रेशम कीटों को जब पत्ती देनी है तो कितने साइज में उसको काटा जाए। उस पत्ती को कम से कम 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच के आकार में पत्तियों को चौकोर साइज में काट करके देना चाहिए ताकि कीट उसको आसानी से खा सके। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कीटों को कितनी पत्ती दी जाए। आपकी एक ट्रे में कितने कीट हैं, उन कीटों को कितनी पत्ती दी जाए और दिन में और रात में कितनी बार पत्ती दी जाए। तो इसके लिए सीधी बात यह है 4 बार 24 घंटे में 4 बार पत्ती दी जानी चाहिए और जो 4 बार देनी है उसका समय इस तरह से निश्चित किया जाता है। फीडिंग जो देनी है कीटों को सुबह 6 बजे दी जाए, दूसरी फीडिंग 11 बजे दी जाए, तीसरा आहार कीटों को जो है वो 4 बजे दिया जाए और चौथा और अंतिम वो रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच में उनको दिया जाए। और इसके लिए कितना पत्ती दिया जाए यह भी एक महत्वपूर्ण है। अब यह देखना जरूरी है कि आपके पास एक ट्रे में कितने कीट हैं। अगर आप चाकी केंद्रों से रेशम ट्रे ले जा रहे हैं तो एक ट्रे में 25 DFS कीट आपको मिले होंगे और आपने अगर उसको अभी स्पेसिंग नहीं करा है तो आपके पास फुल ट्रे है। आप उसको बढ़ाएंगे तो 1 की 2 होगी, फिर 2 की 4 होगी और 4 ट्रे की 8 ट्रे होगी। तो तृतीय अवस्था में आपको 2 बार स्पेसिंग करना होता है। पहली बार स्पेसिंग आपने करेंगे तो जो 25 लेंग की 1 ट्रे लाए थे उसको 2 ट्रे बनाएंगे और फिर उसी में अगली दूसरी क्लीनिंग करेंगे। उसके 2 दिन बाद उसमें उसको 2 से फिर 4 कर देंगे। ये तृतीय अवस्था में हमारी 4 ट्रे हो जाएंगी। एक ट्रे में एक बार में हमको कम से कम 250 ग्राम पत्ती देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से एक ट्रे में 24 घंटे में 1 किलो के लगभग पत्ती का आहार दिया जाना चाहिए। तृतीय अवस्था के बाद जो चौथी अवस्था में आप जब कीट प्रवेश करते हैं, अब चूंकि कीट बड़े हो गए हैं, अब उसको बहुत नरम पत्ती की आवश्यकता नहीं है। अब उसको आप थोड़ा सख्त पत्ती, जो भी पत्ती आपके पास उपलब्ध है वो आप उनको खिला सकते हैं। कीटों को चतुर्थ अवस्था में भी 4 बार पत्ती दी जानी है, जिस तरह से कि पहले तृतीय अवस्था में दे रहे थे उसी प्रकार से चौथी अवस्था में भी 4 बार देना है। और अब पत्ती की मात्रा हम उसमें बढ़ा देते हैं। जहां हम 250 ग्राम प्रति ट्रे दे रहे थे उसको हम अब 300 ग्राम कर देंगे। इस प्रकार से एक ट्रे में 4 बार में जो है हम उसको 4 × 12 माने 1 किलो 200 ग्राम पत्ती 24 घंटे में एक ट्रे में हम पत्ती दें। आप 5वीं अवस्था में भी इसी तरह से देंगे, लेकिन उसमें पत्ती की मात्रा और बढ़ जाएगी। अब इसमें पत्ती कम से कम 300 ग्राम से बढ़ा करके आप 350 ग्राम करीब पत्ती उसमें आप प्रत्येक ट्रे में देंगे। और पत्ती का आकार जो काट करके दिया जाना है वो पत्ती को आप 2-2, 3-3 पीस करके और उन टुकड़ों को फिर उस तरह से उनको ताजी पत्ती कीटों को देना मुनासिब है। रेशम कीट का कीट पालन जब किया जाता है और पत्तियां उसको हम 24 घंटे में 4 बार दे रहे हैं। पत्ती देने से उसमें वो बिस्तर की मोटाई बढ़ेगी, उसमें नमी, पत्तियों में खुद ही नमी होती है, नमी होने से उसमें फफूंद आ जाती है। फिर जो रेशम कीट है वो जब पत्ती खाते हैं उसके बाद जो उनका मलमूत्र है, जो लाइटर है,
वो भी उस पत्ती के साथ क्या है कि वो गंदगी, एक माहौल उसमें खराब होता है, जिससे कि विषाणु और जीवाणु पैदा हो जाते हैं और वही बाद में रेशम कीटों में बीमारी का कारण बनता है, जिससे कि आपकी रेशम उत्पादन की फसल को भयानक क्षति पहुंच सकती है। इसलिए हमको चाहिए तीसरी अवस्था में जब आप चाकी कीट यहाँ से ले जाते हैं उसके बाद एक सफाई करें, एक सफाई, उसके बाद फिर दूसरे दिन के बाद उसमें दूसरी सफाई करनी चाहिए। और चतुर्थ अवस्था में हर दूसरे दिन रेशम कीट पालन ट्रे का जो बेड है उसकी सफाई करनी चाहिए। पंचम अवस्था में प्रत्येक दिन उसका क्लीनिंग करना चाहिए ताकि जो है रेशम कीटों में वो बीमारी नहीं आ सके। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम सिवा, जिला मधुबनी के कृषक मोतीउर रहमान, आपने अन्नदाता के माध्यम से वर्तमान समय में गेहूं की फसल में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रबंधनों की जानकारी चाहिए। आइए सर्वप्रथम सुनते हैं उनके प्रश्न को। मेरा नाम मोतीउर रहमान और मैं एक किसान हूँ। मैंने ब्लॉक से जो है बीज जो है लाए और उसको जो है उस बीज को जो है मैंने बोया खेत में और फसल जो है बहुत बढ़िया जो है निकला। कुछ जो है उसमें कीटाणु की प्रकोप जो है आ गया है, हटाने के लिए हमको जो है सुझाव दिया जाए। इस संदर्भ में संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे मधुबनी संवाददाता ने संपर्क किया अंधरा ढाठी के प्रखंड कृषि पदाधिकारी रविंद्र कुमार से। ये किसान जो है सो पिछली बार हमने उनको बीज दिया था ब्लॉक से और उनको पिछली बार ही मैंने डायरेक्शन दे दिया था कि इस बार तो कम उपज होगा लेकिन इस बीज को अपने घर में रखकर लगाइएगा, अगले साल तो अधिक उपज होगा। और बराबर हमने इनको तकनीकी जानकारी देते रहे, उसके मुताबिक इन्होंने खेती की। आज हम भी खुश हैं इनकी खेती को देख करके। और उसके बाद एक पटवन कम से कम और जरूरी है और वो पटवन अभी तो पछिया हवा चलती है इसलिए रात में करने की जरूरत है, दिन में करने की जरूरत नहीं है। दिन में करने से पौधा हो सकता है गिर जाए या सूख जाए, इसलिए रात में करने की जरूरत है। और एक बार जैसे इस पर अभी हमारा ये है कि जैसे इसमें यूरिया कम से कम आधा किलो कट्ठा के दर से दे दे तो ज्यादा दाना भर जाएगा और पूरा जैसे उपज अधिक जो होना चाहिए था होगा। अभी हम देख रहे हैं इसमें कुछ जैसे कैटरपिलर का भी प्रकोप हो गया है, उसके लिए जो है इसको कीटनाशी दवा का छिड़काव एक बार जरूरी है। फसल सुरक्षा के अंतर्गत जानकारी प्रदान कर रहे हैं वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक डॉक्टर IN शर्मा। शुरू से ही इसमें एक कीट जिसे पिंक बोरर या गेहूं का तना छेदक कीट कहते हैं, उसका आक्रमण वेजिटेटिव से लेकर के रिप्रोडक्टिव फेज तक होता है। इसका लक्षण जो है कि जो गाभा निकलता है, नई पत्तियां निकलती हैं या बाली निकलती हैं, वह भाग सूख जाता है। तो आप दूर से ही देखेंगे तो ऊपर की बालियां इस समय उजली दिखाई पड़ेगी। आप समझ लें कि इसका आक्रमण स्टेम बोरर का हो चुका है। इस कीट का जो आक्रमण है अंतिम दौर में होने पर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ के समय यदि इस तरह का गाभा सूखने का लक्षण दिखाई पड़े उस समय आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए आप समेकित कीट प्रबंधन की विभिन्न विधियों को अपना करके इसके पॉपुलेशन को कम करके और अपनी फसल को बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि आप गर्मी के समय में अपने खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके और उसको खुला 2-4 दिनों तक छोड़ दें, जिससे उसका पीपा या लार्वा जो अंदर रहता है वह जमीन की सतह पर आकर के सूर्य की रोशनी और गर्मी से अथवा कीटभक्षी खा लिया जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। पूर्ववर्ती फसल की खूंटी है उसका भी नष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फसल से दूसरे फसल में जाने के लिए वह एक
पुल का काम करता है और उसी के सहारे दूसरे फसल पर यह जाती है। जब फसल लग गई है उस समय आप लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप का भी व्यवहार करके इसकी जनसंख्या को कम कर सकते हैं। अभी तत्काल इस समय इमिडाक्लोप्रिड उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव करेंगे तो इससे इस कीट से आप निजात पा सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है ग्राम अगवानपुर जिला पटना के कृषक मुकेश कुमार सिंह ने। आपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप ब्रायलर मुर्गियों हेतु आवास एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश जी, इस हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। मुर्गी घर का निर्माण बिल्कुल हमेशा ऊंची सतहों वाली जगहों पर होना चाहिए जहां पानी कम लगता हो। कि मुर्गी का घर थोड़ा मोहल्ले से दूर में रखें, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे ना हो उसका भी ध्यान रखें कि जहां आप मुर्गी फार्म बना रहे हैं वो रोड से जुड़ा हुई जगह हो, साथ में मार्केटिंग आपके लिए बिल्कुल सुलभ हो। मतलब आपको 1000 मुर्गी पालन करनी है, 100 बाय 100 फीट का आपको एक घर बनाना है तो एकदम उसको 2 भाग में बांटे। जहां पर आप दरवाजा दक्षिण दिशा में देते हैं उसके बीचों बीच 3 फीट या 4 फीट चौड़ा रास्ता बनाएं और अंदर में एक खंड को 20 बाय 10, 20 बाय 10, 20 बाय 10 के रूप में आप अंदर में कन्वर्ट कर लें। 3 फीट की जाली दे दें जिससे एक खंड से दूसरे खंड में लगभग 5 फीट की ऊंचाई का एक ब्रेकेज हो जाएगा जिससे इस खंड की मुर्गियां भी उस खंड में नहीं जाएंगी। अगर किसी कारणवश एक मुर्गियों को बीमारियां होती हैं दूसरे खंड के मुर्गियों में बीमारियां नहीं होंगी। और एक मुर्गी घर की ऊंचाई 3 मीटर की होनी चाहिए। घर के दक्षिण दिशा में एक सीधी पतला रास्ता एक घर के कोने से दूसरे कोने तक ले जाएं। एक मुर्गी घर से दूसरे मुर्गी घर के बीच की दूरी कम से कम 18 मीटर की होनी चाहिए। घर का जो दरवाजा कभी भी हो तो वो दक्षिण की दिशा में हो। तो सुबह में सूरज की भी रोशनी आपके फार्म में पड़ेगी, शाम में भी सूरज की रोशनी आपके फार्म में पड़ेगी। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होगा जिससे आपका जो मुर्गी का लीटर है वो बिल्कुल सूखा हुआ रहेगा। जब आप घर का निर्माण करते हैं तो जमीन से जो आप पहली खिड़की देते हैं वो लगभग 2 फीट की ऊंचाई पर हो। घर के ऊपर छत डालते हैं चाहे वो एस्बेस्टस का हो, खपरे का हो, पक्का हो, वो बिल्कुल खिड़की से 2 फीट आगे होनी चाहिए जिससे कि जब कभी भी बरसात हो तो वो खिड़की के द्वारा पानी अंदर ना आए। फर्श निर्माण एक तरफ ढलान होनी चाहिए। अगर पक्का होता है जमीन से भी आर्द्रता की मात्रा नहीं आएगी, साथ में चूहों वगैरह का मांद कर देता है वो नहीं होगा। 500 मुर्गियों का एक लॉट आप पहला में पालन करें और जब आप उसमें दक्ष हो जाएं तब धीरे धीरे अपनी कमाई के अनुरूप और अपनी पूंजी के अनुरूप उसका चरणबद्ध तरीके से विस्तार करें। ब्रायलरों की संतोषजनक वृद्धि के लिए हमेशा उच्च जैवमान तथा गुणवत्ता वाला फफूंद व टॉक्सिन रहित संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। ब्रायलरों को प्रथम 3 सप्ताह तक ब्रायलर स्टार्टर आहार दिया जाता है। ब्रायलर स्टार्टर आहार में 21 से 22% प्रोटीन होनी चाहिए। उसके उपरांत ब्रायलर फिनिशर राशन देना चाहिए। फिनिशर आहार में 19 से 20% प्रोटीन होनी चाहिए। ब्रायलर स्टार्टर में ऊर्जा की मात्रा ब्रायलर की फिनिशर की तुलना में कम होती है। आजकल बाजार में ऐसे आहार भी उपलब्ध हैं जिनके उपयोग से ब्रायलर केवल 1.8 किलोग्राम आहार खाकर 1 किलोग्राम वजन प्राप्त कर लेते हैं। ब्रायलरों को हमेशा स्वच्छ पानी ही दें। पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए 0.2 से 0.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति घन फुट अर्थात 27 लीटर की दर से मिलाना लाभदायक रहता है। पालन के लिए आपको तकनीकी सहायता बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में इसकी वर्तमान में इसकी सुलभता है। इसके अतिरिक्त बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, उसके अतिरिक्त आपके यहाँ बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में अवस्थित है, वहाँ भी इसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव इस प्रकार हैं।
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। छात्राओं को दी जाएगी जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। नीतीश की घोषणा, प्रशिक्षक होंगे नियुक्त। बिहार के 101 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन। पटना के गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होंगे आयोजित। विधानमंडल की कार्यवाही के आखिरी दिन उड़ा गुलाल। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। प्रदेश राजद ने लगाया फोन टैपिंग का आरोप। आरजेडी का सरकार पर पुलिस तंत्र के दुरुपयोग का इल्जाम। और अररिया में घूस के पैसे के साथ कस्टम अधिकारी गिरफ्तार। नेपाल में ट्रक प्रवेश कराने के एवज में रिश्वत की मांग। नमस्कार, अपना बिहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार की छात्राओं को स्कूलों में जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए सभी स्कूलों में ट्रेनर्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इंटरनेशनल इवेंट्स में चयनित छात्राओं का विदेश जाने का तमाम खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने ये बातें पटना में बिहार सब जूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग 2013 के समापन समारोह में कही। नीतीश कुमार ने इस मौके पर जूनियर स्पोर्ट्स मीट में विभिन्न विधाओं में प्रथम स्थान पाने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। वहीं सीएम की ऐलान से खुश लड़कियों ने इस मौके पर कराटे का प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और शिक्षा मंत्री पीके शाही समेत कई लोग मौजूद रहे। से पूरे राज्य के सभी विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के कार्यक्रम बनाए गए हैं। पिछड़ा समाज है, यहाँ लड़कियां जब साइकिल चलाते जाएंगी तो हो सकता है उसके साथ छेड़खानी की घटना बढ़ जाए, लोग फब्तियां कसेंगे। उसी समय हमने कहा था कि चिंता मत करिए, कोई फब्ती नहीं कसेगा। अगर कोई मजनू इस तरह का निकल आए फब्ती कसने वाला, छेड़खानी करने वाला, तो उससे डील करने के लिए, उनसे निपटने के लिए हम लड़कियों को जूडो, कराटे की ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ये उसी समय हमने तय किया। और हम एक एक लड़की को, हमारे स्कूलों में जो लड़कियां पढ़ती है, प्रत्येक बच्ची को हम ये मार्शल आर्ट में निपुण कर दें ताकि सचमुच वो अपनी रक्षा कर सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में